कि उत्तर प्रदेश में खटाखट पैसों के लिए कांग्रेस दफ्तर पर महिलाओं की फटाफट लाइनें क्यों लग रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार इतना बड़ा उलटफेर हुआ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीटें खटाखट बढ़ गई और बीजेपी की आधी से ज्यादा सीटें सफाचट हो गई और बीजेपी अयोध्या की फैजाबाद सीट पर भी चुनाव हार गई। लोगों को बड़ी हैरानी है कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने इतना बड़ा विशाल भव्य राम मंदिर बनवाया, जिस अयोध्या को जिसकी काया पलट कर दी, वहां पर भी आप सोचिए कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से हार गई। वो समाजवादी पार्टी जिसने राम मंदिर का बहिष्कार किया था, तो बहिष्कार करने वाली पार्टी जीत गई और राम मंदिर बनाने वाली पार्टी अयोध्या में फैजाबाद में हार गई। इतना बड़ा उलटफेर होने के बाद लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर उसके समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा होनी चाहिए थी, होना तो यह चाहिए था, लेकिन आए कौन। इस समय लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं एक गारंटी कार्ड अपने हाथ में लेकर खड़ी हैं और कांग्रेस से यह पूछ रही हैं कि उनके बैंक खातों में हर महीने 8,500 रुपए आने कब से शुरू होंगे। इनमें कई महिलाएं ऐसी हैं जिनसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह गारंटी कार्ड भरवाकर जमा भी कर लिए थे और यह कहा गया था कि जल्द ही इन महिलाओं के बैंक खातों में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें यह कहा जा रहा है कि अभी गारंटी कार्ड खत्म हो गए हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, नए गारंटी कार्ड जब आएंगे तो उन्हें बांट दिए जाएंगे और इन महिलाओं को बाद में आने के लिए कहा जा रहा है गारंटी कार्ड लेने के लिए। इन गारंटी कार्ड्स के साथ एक फॉर्म भी है जिसमें महिलाओं को अपनी सारी डिटेल्स, बैंक खाता नंबर वगैरह लिखना है। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें चुनाव के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके घर पर आकर ये गारंटी कार्ड देकर गए थे और उनसे ये कहा था कि वो इसमें अपना नाम, पता, बैंक खाते की सारी जानकारी लिखकर इसे कांग्रेस के दफ्तर में जमा करा दें और जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद से इन महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए खटाखट मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब जब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, बल्कि एक दिन हो चुका है नतीजे आए, तब ये सारी महिलाएं ये पूछ रही हैं कि राहुल गांधी अपने वादे को खटाखट कब पूरा करेंगे। लेकिन सोचिए, जब कांग्रेस के पास बहुमत है ही नहीं और सरकार फिर से एनडीए की बन रही है, तब यह पैसा इन महिलाओं को कैसे मिलेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह वही गारंटी कार्ड है जिन्हें घर घर पहुंचाने का अभियान खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया था। तस्वीरें आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि यह कोई ऐसी स्कीम है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन आरोप है कि इसी दौरान महिला मतदाताओं को गारंटी कार्ड बांटे गए और उन्हें यह कहा गया कि वो इन कार्ड्स को भरकर रखें और जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे इन गरीब परिवारों की महिलाओं को खटाखट पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको याद होगा, पिछले दिनों बेंगलुरु में भी ऐसे ही इस पैसे को लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पोस्ट ऑफिस पहुंच गई थी और पोस्ट ऑफिस के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो गई थी और वो ये उम्मीद कर रही थी कि उन्हें अब ये पैसा मिलेगा। देखिए, ये बेंगलुरु की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितनी लंबी लाइन है। ये सारी महिलाएं वही हैं जिनके पास कभी व्हाट्सएप मैसेज आए, कभी कार्यकर्ताओं ने यह बताया कि आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब सोचिए, अगर इन महिलाओं के ये आरोप सच हैं तो यह मामला कितना गंभीर मामला है और यह मामला असल में भ्रम फैलाकर वोटों को खरीदने का मामला बनता है। कांग्रेस के नेताओं ने इतना बड़ा भ्रम फैला दिया जनता के बीच, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के बीच, और भ्रम फैलाकर यह चुनाव जीतने की कोशिश की। अब ये महिलाएं कह रही हैं कि हमारा काम था वोट देना, आपने हमसे वोट मांगा था, हमने वोट दे दिया, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और हमारे बैंक में हर महीने 8,500 रुपए कब से आएंगे। और इसीलिए आज हम ये चाहेंगे कि आज देश का चुनाव आयोग भी हमारी इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखे और देश के चुनाव आयोग को इस रिपोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। यह हमारे देश की गरीब महिलाएं हैं और वो भी अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाली गरीब महिलाएं, हमारे मुस्लिम समुदाय से आने वाली गरीब महिलाएं। और देखिए, आजकल गर्मी का हाल तो आप जानते ही हैं, आजकल कितनी गर्मी है, और ये गरीब महिलाएं इस उम्मीद में, इस गर्मी में, धूप में कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर खड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें तो लखनऊ की हैं,
हमने आपको थोड़ी देर पहले बेंगलुरु की तस्वीरें भी दिखाई, और इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, इन्हें बेवकूफ बनाया गया है और इन्हें भ्रम में रखा गया है, और इन्हें भ्रम में रखकर इनका वोट ले लिया गया है। नैतिक रूप से आज एक बहुत बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अगर इस तरह की गरीब महिलाओं को बेवकूफ बनाकर, इनसे झूठे वादे कर कर, इन्हें भ्रम में डालकर अगर चुनाव जीत भी लिया जाए तो क्या वो चुनाव सही है? क्या ऐसे चुनाव जीतने का कोई फायदा है जहां आपके वादों की वजह से इस देश की ये गरीब महिलाएं इतनी गर्मी में अपने बच्चों को घर में छोड़कर, अपने परिवारों को घर में छोड़कर, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, इस उम्मीद के साथ कि उनके अकाउंट में अब पैसे आने शुरू हो जाएंगे और वो यहां आकर इकट्ठे हो जाएं, और उसके बाद कोई उनकी बात को ना कोई सुनने वाला है और ना कोई उन्हें यह बताने वाला है कि यह पैसा कभी नहीं आएगा। तो इसलिए आज जितनी भी महिलाएं हमें देख रही हैं, खास तौर पर गरीब महिलाएं, खास तौर पर अल्पसंख्यक महिलाएं, मुस्लिम समुदाय की महिलाएं, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया इस भ्रम में आकर कि उनके अकाउंट में पैसे आने शुरू होंगे, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस को उन्होंने वोट जरूर दे दिया, इन्होंने अपना वादा निभाया। देखिए, गरीब आदमी की जो जुबान होती है ना, वो सबसे पक्की होती है। गरीब आदमी धोखा नहीं देता किसी को। इन सब ने जो जुबान दी नेताओं को, उस जुबान का इन्होंने पूरा ख्याल रखा और इन्होंने अपना वोट वादे के मुताबिक कांग्रेस को दे दिया। अब ये कह रही हैं कि कांग्रेस को अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो आज तो हम यही कहेंगे कि इन महिलाओं को परेशान करना बंद होना चाहिए, और हम आज ये कहना चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, देखिए। इनका दर्द जानिए। देश में बहुत सारी गरीब मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जिनका यह कहना है कि उन्हें यह बात गारंटी फॉर्म देते वक्त नहीं बताई गई थी कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो उन्हें यह पैसा नहीं मिलेगा, और यही वजह है कि अब ये महिलाएं इतनी परेशान हैं और यह मामला बहुत बड़ा बन गया है। और आज हम इन गरीब महिलाओं के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, इनके इंसाफ की बात कर रहे हैं, और आज हम इन्हें एक कड़वा सच ये भी बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई और इसकी वजह से इनके बैंक खातों में अब वो पैसा कभी नहीं आएगा। इसलिए अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं या मोबाइल फोन पर देख रहे हैं तो आपको स्पष्ट करना आवश्यक है। हो सकता है कांग्रेस के नेता तो आपको ना बताएं ये बात, कांग्रेस के कार्यकर्ता ना बताएं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई है। अगर बन जाती तो हो सकता है राहुल गांधी अपना वादा निभाते, लेकिन अभी नहीं बनी है। इसलिए आप परेशान होना बंद कीजिए और इस झूठे भ्रम से बाहर निकल आइए। आज आप सब लोग भी राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि 1 जुलाई से इंडिया गठबंधन की सरकार देश की महिलाओं के बैंक खातों में खटाखट हर महीने 8,500 रुपए देने शुरू कर देगी। 1 तारीख को आप सुबह उठेंगी, कहेंगे चलो देखते बैंक अकाउंट में क्या है। बैंक अकाउंट में देखेंगी जादू से हिंदुस्तान की सरकार 8,500 रुपए डालेगी। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, दिसंबर, नवंबर, हर महीने 1 तारीख को 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए। तो ये राहुल गांधी का वादा था। राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत विश्वसनीय नेता हैं, और उन्होंने अगर एक बार जुबान दे दी तो देश की इन गरीब महिलाओं ने तुरंत उन पर विश्वास कर लिया। तो आज हम ये चाहेंगे कि इन गरीब महिलाओं के साथ इंसाफ होना चाहिए। और क्या हमारे देश के चुनाव के दौरान इस तरह का भ्रम फैलाकर चुनाव लेना, वोट ले लेना चुनाव में, क्या यह सही है नैतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी? यह बात देश के चुनाव आयोग को देखनी चाहिए। अब आप यह देखिए कि इस समय की 5 बड़ी खबरें आपके लिए क्या है। पहली बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, और इस बैठक के बाद खड़गे ने यह बयान दिया है कि विपक्ष अब सरकार बनाने का प्रयास नहीं करेगा और विपक्ष में बैठकर सरकार की पोल खोलेगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन ने यह तय किया है कि वो सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा, सरकार बनाने के लिए दावा पेश नहीं करेगा, और वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उनके पास नंबर है ही नहीं। उन्होंने इतनी सीटें जीती ही नहीं कि वो 272 के आसपास पहुंच सके। ना तो कांग्रेस पार्टी इतनी सीटें जीत पाई है और ना ही इंडिया गठबंधन में बाकी के जो घटक दल हैं
वो अपने दम पर इतनी सीटें जीत पाए हैं कि मिलकर 272 सीटें बन सके। और किसी दूसरे जगह से अगर पार्टियों को तोड़कर यहां लाया जाता है, सांसदों को तोड़कर यहां लाया जाता है, तब भी शायद वो जो नंबर गेम है पूरा नहीं हो पा रहा। इसलिए राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आपके लिए यह है कि कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से यह अपील की है कि उन्हें एनडीए की सरकार बनाने में प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग नहीं करना चाहिए। और आज ही एक और नेता कपिल सिब्बल ने चंद्रबाबू नायडू का एक 5 साल पुराना बयान दिखाकर कहा कि नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह और आतंकवादी कहा था और इसलिए अब उनका एनडीए में रहना नैतिक रूप से गलत होगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भी एक नई तस्वीर आई है जो आज सुबह की है, जब वो और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से पटना से दिल्ली आ रहे थे और साथ साथ बैठे थे। इस फ्लाइट की पहले जो तस्वीरें आई थी उनमें तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पीछे वाली सीट पर बैठे थे, लेकिन बाद में वो उठकर नीतीश कुमार के साथ बैठ गए और उन्होंने वहां बैठने के बाद नीतीश कुमार का हालचाल जाना, शिष्टाचार के नाते उनसे नमस्कार किया। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव ने सीटें भले ही कम जीती हों, 4 सीटें जीती हों, लेकिन उन्होंने देश के लोगों का दिल जरूर जीत लिया है। नीतीश कुमार उनसे बड़े हैं, उनसे कहीं ज्यादा अनुभवी नेता हैं, उनके सीनियर हैं और बुजुर्ग हैं। तेजस्वी यादव चाहते तो राजनीतिक कड़वाहट को महसूस करते और शायद नीतीश कुमार से बात भी ना करते, लेकिन वो उठे क्योंकि वो जानते हैं वो छोटे हैं उम्र में भी, अनुभव में भी। वो उठे और भारतीय संस्कारों को उन्होंने भुलाया नहीं है और अपने भारतीय और पारिवारिक संस्कारों के तहत वो गए हैं, नीतीश कुमार के साथ बैठे हैं, नीतीश कुमार का हालचाल उन्होंने जाना है। ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तीसरी बड़ी खबर आपके लिए है कि एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान, पवन कल्याण और जयंत चौधरी समेत एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अपना समर्थन पत्र दे दिया है। चिट्ठियां आ चुकी हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी 7 जून को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 8 जून को उनका शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हो सकता है। इसलिए आपके मन में अगर यह बात चल रही है कि कुछ तोड़फोड़ हो सकती है, हो सकता है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में ना चले जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब ने आज अपनी अपनी चिट्ठियां लिखित में दे दी हैं। बड़ी बात यह है कि आज नीतीश बाबू ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उन्हें सरकार बनाने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से सरकार बना लेनी चाहिए, क्योंकि नीतीश बाबू बहुत अनुभवी हैं और वो जानते हैं कि किस नेता का और किस पार्टी का दिमाग और मन कब पलट जाए और कब इंडिया गठबंधन में वो जाकर शामिल हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए लंबा इंतजार मत कीजिए, जल्दी से शपथ ले लीजिए। तो ये नीतीश जी का अनुभव बता रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी ने शायद सुना। और चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि टीडीपी का यह कमिटमेंट है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रहेगी, उन्हें सपोर्ट करेगी। और आज इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ सबसे आगे बैठे हुए थे और इस तस्वीर में आपको NNN नजर आएगा। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं बड़ी स्क्रीन पर, देखिए। प्रधानमंत्री मोदी बीच में बैठे हैं, एक तरफ बीजेपी के नेता हैं, आप देखिए उनके दाईं तरफ जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं और उनके बाईं तरफ चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं, नीतीश कुमार बैठे हैं और एकनाथ शिंदे बैठे हैं। ये एक नई तरह की तस्वीर है और यही नया जनादेश है भारत का। भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को जो नया जनादेश दिया है वो इसी तस्वीर के लिए दिया है, इसी काम के लिए दिया है कि अब से आप इन सब लोगों के बीच में बैठेंगे और इतने सारे घटक दल आपके साथ बैठेंगे। अब से आपको अपनी बगल में नायडू साहब को बैठाना होगा, नीतीश कुमार को आपको अपनी बगल में बैठाना होगा, तब यह सरकार चलेगी। और इस बैठक से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और आज उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की है और अब वो 8 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार देश को मिड टर्म इलेक्शन यानी मध्य अवधि चुनाव के लिए तैयार रहना होगा? देखिए,
जब भी आप गठबंधन सरकार के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में पहला सवाल और पहला शब्द यही आता है, वो है मिड टर्म चुनाव का। और दूसरा, जब भी गठबंधन सरकार के बारे में हम सोचते हैं या बात करते हैं, दूसरा शब्द आता है दिमाग में किंग मेकर का, क्योंकि बिना किसी किंग मेकर के गठबंधन की सरकार बन नहीं सकती। 10 साल में हम इस शब्द को भूल चुके थे, क्योंकि किंग मेकर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन इस बार पड़ रही है। और इसीलिए गठबंधन सरकारों का मिड टर्म चुनाव के साथ चोली दामन का साथ रहा है। भारत का चुनावी इतिहास कहता है कि जब देश में गठबंधन की कमजोर सरकारें बनती हैं, तब मिड टर्म चुनाव होने की संभावना 50% तक होती है। जब भी गठबंधन की कमजोर सरकार बनती है, मध्यावधि चुनाव की संभावना 50% रहती है। वर्ष 1977 में भारत में पहली बार देश के लोगों ने खंडित जनादेश दिया था और जनता पार्टी ने पहली बार भारत में यह प्रयोग किया था गठबंधन की सरकार बनाने का। और तब यह सरकार अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और वर्ष 1980 में ही भारत में मिड टर्म चुनाव बीच में ही कराने पड़े। इसके बाद 9 साल के बाद जब 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जब गठबंधन की एक और कमजोर सरकार बनी, तब भी देश में 2 वर्षों के बाद 1991 में फिर से मिड टर्म चुनाव कराने पड़े। यही परिस्थितियां वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव में बनी, जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत देश के लोगों ने नहीं दिया और इसके बाद देश में 2 वर्षों के दौरान 3 सरकारें आईं। अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिन की सरकार चलाई, एचडी देवेगौड़ा ने लगभग 11 महीने की सरकार चलाई और इंद्र कुमार गुजराल ने भी लगभग 11 महीने देश में गठबंधन की एक बेहद कमजोर सरकार को चलाया। और इस दौरान स्पष्ट बहुमत न होने के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और आखिरकार वर्ष 1998 में देश को फिर से मिड टर्म चुनावों की तरफ जाना पड़ा। लेकिन जब इन चुनावों में भी किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए की गठबंधन सरकार बनाई, जो सिर्फ 13 महीनों तक चली और देश में एक बार फिर से वर्ष 1999 में मिड टर्म चुनाव कराना पड़ा।